हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को व्योम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम के हमने अनेकों सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ था। उस सब टॉपिक्स में हमने सबसे पहले न्यूट्रिशंस को पढ़ा हुआ था। न्यूट्रिशंस को पढ़ने के बाद हम उसमें डाइजेशंस को पढ़ा, पाचन को पढ़ा, उसके बाद रेस्पिरेशंस मतलब हम श्वसन को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशंस का मतलब परिवहन का। बच्चों, हमने डाइजेशंस में पढ़ा हुआ था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, जब कोई जीव खाना खाता है तो वो खाना डाइजेस्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो हर एक सेल के पास चला जाता है। ये हमने डाइजेशन में पढ़ा हुआ था, है ना। फिर अब जब रेस्पिरेशन पढ़े हुए थे तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था वो जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड से हम न्यूट्रिएंट्स मतलब रेस्पिरेशन के जरिए ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, हमने इसको सीखा हुआ था। अब आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन से। बच्चों, जो हम लोगों ने जो नए ऊर्जा बनाया हुआ था और जो अपशिष्ट पदार्थ थी हमारे शरीर में, उस अपशिष्ट पदार्थ को या उस नए ऑर्गेनिज्म में ये जो नई चीजें होती है, सब्सटेंसेस होती है, उस सब्सटेंसेस को एक जगह से ले जा करके दूसरे जगह तक छोड़ना पड़ता है। जहां मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड वो सेल में मौजूद है, सेल में मौजूद होने के बाद उसका हम रेस्पिरेशन करे हुए थे, शोषण करे थे, और शोषण करने के बाद उससे हमने ऊर्जा प्राप्त करी हुई थी। अब समय है अब उस ऊर्जा को अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का। तो बच्चों, अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो बड़े जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये काम एक नया सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं बच्चों, या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है, परिवहन क्या है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड or made in one part of the body or an organism is carried to other parts of the body. Since कि परिवहन एक जीवन की प्रक्रिया है, परिवहन एक जीवन की प्रक्रिया है जिसमें जब कोई ऑर्गेनिज्म, किसी जीव में जब कोई पदार्थ बनता है या फिर क्या होता है, अवशोषित होती है, तो उसको अलग अलग हिस्सों में उसे पहुंचाना पड़ता है। अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है ना। जैसे आपके ही घर में अगर एक चीजों की आवश्यकता दूसरे जगह होती तो यहां से वहां तक आप छोड़ रहे हैं उस चीजों को, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना। यहां से वहां तक हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सेम हमारे बॉडी में भी जितने भी ऑक्सीजन भी हुए, फूड्स भी हैं, ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन हम यहाँ नाक के माध्यम से हम लंग्स तक ले जाते हैं और लंग्स से कहां जाती है? वो हमारे हर एक सेल्स के पास पहुंच जाती है। तो क्या ऑटोमेटिक चली जाती है क्या? तो नहीं, वो हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक पूरे सिस्टम फंक्शन करती है, सिस्टम वर्क करती है। वही सिस्टम क्या कहलाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाती है, परिवहन तंत्र कहलाती है। बच्चों, मानव शरीर में जितनी भी पदार्थों का आवागही होता है या फिर परिवहन होता है, वो सारे के सारे परिवहन रक्तों के द्वारा की जाती है ना, ब्लड्स के द्वारा की जाती है। चाहे ऑक्सीजन भी मैंने बताया था, तो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन कैप्चर कर लेती है और हेमोग्लोबिन होती है ब्लड में, मतलब ब्लड प्राथमिकता से वहां मतलब होनी चाहिए। दूसरी चीजें, जब हम खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी कहां चली जाती है? इलियम के हिस्सों में विलाय जैसे स्ट्रक्चर होता है, वहां से वो हर एक सेल में जाती है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के ही जरिए जाता है। और बच्चों, जो वेस्ट मटेरियल बनती है, वेस्ट मटेरियल जैसे अब जहां पे रेस्पिरेशन हुई वहां पे रेस्पिरेशन में वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, वो भी एक हिस्सों से उसे भी दूसरे हिस्सों तक जाना पड़ता है। वो भी किसके थ्रू होती है? तो ब्लड के जरिए ही होता है। तो सबसे पहले हमें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को समझना है तो सबसे पहले हमें उसमें ब्लड्स को पढ़ना पड़ेगा कि ब्लड्स कितने तरह के होते हैं और उसका फंक्शन किस किस हिसाब से होता है। इन सारे चीजों को पहले हम जानेंगे। पहले तो हम ब्लड्स के बारे में जानते हैं कि ब्लड्स क्या होता है ना बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, हम देखते हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। देखिए, blood is a red color liquid which circulates our body.
ब्लड क्या है? लाल रंग के एक द्रव्य है जो हमारे बॉडी में निरंतर क्या करती रहती है? संचरित करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा निरंतर सर्कुलेट करती रहती है। बच्चों, ब्लड का रंग लाल होता है, ब्लड का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाई जाती है ना बच्चों। ये हेमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जिस वजह से रक्त का रंग लाल होता है। बच्चों, अलग अलग जीवों में अलग अलग रक्त पाए जाते हैं। जैसे आप कॉकरोच को देखिएगा तो कॉकरोच को काटिएगा उसमें व्हाइट ब्लड निकलती है, कॉकरोच में व्हाइट ब्लड निकलती है, जबकि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? तो रेड ब्लड निकलती है। ये अलग अलग जीवों में उसमें क्या होता है? तो अलग अलग रक्त पाई जाती है, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड, है ना बच्चों। जितनी भी जिसके बाहरी आवरण कठोर हो, जिसकी बाहरी आवरण कठोर हो, उसमें ब्लड की धाराएं अलग होगी, ब्लड की धाराएं। किसी किसी में आप देखिएगा कि ब्लड जब काटिएगा तो हुचुक के निकलता है ना, एकदम थोड़ा सा कट जाए तो बाहर एकदम फेंकता है तेजी से। लेकिन किसी किसी जीव को काटिएगा तो ब्लड क्या होता है? तो एकदम स्लोली 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 करता है ना। तो ऐसे जीव जो जिसके आवरण से बाहर, जैसे कछुआ हो गया, स्नेल, घोंगा हो गया, उस सब को जब आप काटिएगा तो उसकी ब्लड बहुत स्लोली स्लोली स्लोली। क्यों है स्लोली स्लोली? क्योंकि वो उसके वेसल्स, कोई ऐसे वेसल्स के जरिए ब्लड सर्कुलेट नहीं करती है, वो उसके जो ब्लड है वो ऐसे निरंतर उसके बॉडी पे यूं ऐसे करके फैलती रहती है ना। उसको कोई ब्लड सर्कुलेशन के लिए कोई वेसल्स नहीं है ना, कोई नसें नहीं है जिससे वो पास करती है। तो उसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा स्पीड नहीं होती है, निरंतर यूं ही खुले, उसका कहते हैं कि खुले परिसंचरण तंत्र। ऐसे जीवों में जो रक्त का परिसंचरण होता है उसे हम खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बच्चों। लेकिन मानव शरीर में क्या है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे मानव शरीर में जो रक्त है एक नसों के द्वारा गुजरती है, एक नसों, बहुत सारे नसें हमारे शरीर में गुजरती है, उस नसों के द्वारा हम पूरे शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करती है। बच्चों, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? तो संयोजी उत्तक है। ये टिश्यू वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। 9th की ऐसी तो वीडियो हम अपलोड नहीं किया, लेकिन 9th में वहां भी बताएंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है ना। इन अ ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेजेंट इन 7% ऑफ देयर वेट। ह्यूमन में, मानव में क्या होता है? तो किसी भी मानव का जितना भी उसका वजन है उसका 60% हिस्सा उसमें ब्लड होता है। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति अगर 100 केजी का है, किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 केजी है तो उसमें 7 लीटर के आसपास क्या होगा बच्चों? तो रक्त होगा, उसमें 7 लीटर के आसपास रक्त होगा। वहीं पे कोई व्यक्ति 50 केजी का है तो उसमें क्या होगा? तो 3.5 लीटर के आसपास रक्त क्या होता है? मौजूद होता है। बच्चों, ब्लड इज अ बेसिक सॉल्यूशंस, ब्लड इज अ बेसिक सॉल्यूशंस विच पीएच वैल्यू इज 7.4। मतलब क्या है कि आपको पता है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 आए वो उदासीन होता है। वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। बट जब 7 से अधिक होने लगता है, जब पीएच स्केल पे किसी की वैल्यू 7 से अधिक होने लगता है तो वो क्या होता है? वो बेसिक नेचर में बढ़ते हुए चले जाता है। यहीं पे जब किसी की वैल्यू पीएच स्केल पर 7 से कम होते हुए चले जाए तो उसका वो कौन सा नेचर का हो जाता है? तो अम्लीय नेचर का होता है ना। 7 से कम वाले पीएच स्केल पे जिसकी वैल्यू होती है वो सारे के सारे अम्लीय होता है, और 7 से अधिक वाले जितने भी वैल्यू होते हैं पीएच स्केल पे वो सारे के सारे क्षारीय होता है। बच्चों, जल का पीएच स्केल पे उसकी पीएच वैल्यू है 7, इसलिए उसका कोई भी टेस्ट ना है, ना तो खट्टा ना आपको महसूस होती है और ना ही कड़वा महसूस होती है। इसका मतलब क्या? वो उदासीन है, उसकी पीएच वैल्यू 7 है। जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 रहेगी उसका टेस्ट क्या होगा? वो टेस्ट लेस होगा, है ना बच्चों। हम ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे दी है ताकि आपकी अगर ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो आपको यहां से छूटे ना। देयर आर एवरेज 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स। मतलब किसी भी वयस्क व्यक्ति में आमतौर पे आमूमन लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड उसके शरीर में होता ही होता है ना बच्चों। बच्चों, ब्लड
चार चीजों को मिलकर के बनी है। ब्लड चार चीजों से मिलकर के बनी है। वो चार चीजें कौन कौन सी है? पहला, उसी को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब जिन चीजों से मिलकर के ब्लड बनी हुई है उसे हम कंपोनेंट या क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल या कार्पलस बोलते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा को हिंदी में पल्लविका, ज्यादातर नाम आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा बच्चों, प्लाज्मा या पल्लविका कहते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल को लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को श्वेत रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं कहते हैं, प्लेटलेट्स को बिंबाणु या पट्टिकाणु कहते हैं। बच्चों सारे का फंक्शन अलग अलग है। प्लाज्मा क्या होता है कि रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसी के कारण ब्लड क्या होता रहता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है ना बच्चों। दूसरा है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का रेड क्यों पाया जाता है? रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाई जाती है। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल आपको मैंने बताया कि कॉकरोच में होता है ना बच्चों। फिर प्लेटलेट्स क्या होता है? तो ये रक्त को धक्का बनने में क्या करता है? मदद करती है। रक्त को धक्का बनने, ब्लीड्स करने में मदद करती है। यदि कहीं पे हाथ कट जाए तो हाथ कटने वाले कुछ देर तक ऐसे दबा के रखिए तो ब्लड क्या होता है? ब्लड की धारा रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड्स में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स, जो ब्लड को धक्का बनने में, जमाने में क्या करता है? मदद करता है ना बच्चों। तो ये चारे अवयव हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। चलिए पहला हेडिंग डाल लीजिए प्लाज्मा, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में अलग अलग से एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या बच्चों? द लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब जो ब्लड का लिक्विड वाले फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। बच्चों ये लिक्विड, प्लाज्मा के ही कारण ब्लड जो है लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 90% तक क्या होता है? तो प्लाज्मा पाए जाते हैं, है ना बच्चों। प्लाज्मा क्या है? तो कलरलेस होता है, कलरलेस, इसमें कोई रंग नहीं होता है। द रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स कीप फ्लोटिंग इन इट। मतलब जो रेड ब्लड सेल है ना, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, और व्हाइट रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो है, ये तीनों कंपोनेंट्स ये सभी प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं ना। ये तीनों किसमें तैरते रहते हैं? प्लाज्मा में ही तैरते रहते हैं। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड हार्मोन्स। बच्चों प्लाज्मा में ये तीनों अतिरिक्त, मतलब रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के अतिरिक्त उसमें और क्या पाए जाते हैं? तो जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो पचा हुआ भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड, जहां जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब किया हुआ फूड रहता है, वो भी कहां पे रहते हैं? तो इसी प्लाज्मा वाले, ब्लड के प्लाज्मा वाले हिस्से में होता है। और प्रोटीन्स भी जो होता है वो भी इसी में रहता है, हार्मोन्स भी होता है, सारे के सारे चीजें इसी में। कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, जो कि यूरिया मतलब टॉयलेट के माध्यम से जो लिक्विड निकलती है, यूरिया होती है, वो भी किसमें फ्लोट्स करते रहते हैं? ये प्लाज्मा में ही फ्लोट्स करते रहते हैं। तो बच्चों प्लाज्मा में हमने क्या देखा कि प्लाज्मा के कारण ही ब्लड क्या होता है? तो लिक्विड के फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं ना बच्चों। दूसरा कंपोनेंट ऑफ ब्लड है कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं बेटो? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, है ना। एरिथ्रोसाइट्स ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट्स है ना बच्चों, याद रख लीजिएगा। द रेड ब्लड सेल इन रेड इन कलर बिकॉज इट इज प्रेजेंट 18% द हेमोग्लोबिन्स, है ना बच्चों। इसमें क्या पाया जाता? हेमोग्लोबिन्स। हेमोग्लोबिन्स के कारण ही जो रेड ब्लड सेल है वो लाल रंग के होते हैं। और हेमोग्लोबिन्स की खासियत है कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि धुआं में मौजूद होता है, उसके साथ ये आसानी से संयोग कर लेता है, उसके साथ आसानी से ये संयोग कर लेता है। और उसको संयोग मतलब कॉम्बिनेशन करने के बाद ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाते रहता है ना ऑक्सीजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हर एक बॉडी, हर एक सेल से लेकर के फिर ये लंग्स तक लेके आता है। तो मतलब ये क्या हुआ कि इट इज कैरीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो और कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना बच्चों। यहाँ पे लिख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना।
रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस, मतलब इसके पास रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बार बार बनते रहता है, बार बार मरता है, बार बार बनता है, बार बार बनता है। बच्चों एक दिन में ह्यूमन बॉडी में ये लगभग लगभग 3 से 4 मिलियन एक दिन में ये क्या होता है बच्चों, ये एक 3 से 4 मिलियन ये जो आरबीसी है वो हर एक मिनट में मरता है, हर एक मिनट में मरता है। और हर इसके 4 गुना आरबीसी क्या होता है, बनता भी है। बच्चों ये बनता कहां पे है, तो ये बनता है रेड ब्लड सेल हमारे नैरो बोन्स में बनता है। नैरो बोन्स का मतलब होता है हड्डियों में, अस्थि मज्जा में। ये कहां बनता है, अस्थि मज्जा में। और लेकिन ये मतलब कहां खत्म कहां होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है कहां पे, लीवर में और प्लीहा में, है ना बच्चों। तो आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में जो कि बोन नैरो जोन होता है, और मरता है कहां पे, यकृत में या प्लीहा में। इसलिए हम आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, आरबीसी को कब्र हम कहते हैं ये लीवर को और स्प्लेन, है ना बच्चों। तो प्लीहा और यकृत को हम क्या कहते हैं बच्चों, आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। बच्चों यदि किसी व्यक्ति में हेमोग्लोबिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो एनीमिया जैसी बीमारी सामने आ जाती है ना, एनीमिया जैसी बीमारी सामने आ जाती है। बच्चों एक चीज और, ये हमारे बॉडी में तुरंत लगातार बनते रहता है, तुरंत लगातार बनते रहता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, तो जितना उसने डोनेट किया उतना वो एक दिन के अंदर वो ब्लड बना लेता है। इसलिए ब्लड को हम डोनेट करना चाहिए, है ना। ब्लड को डोनेट करने से नया ब्लड बनेगी, आरबीसी बनेगी। तो ये जो डेंगू है, वो डेंगू क्या होता है बच्चों, तो मच्छर के काटने से होता है। वो भी मच्छर कौन सा, मादा एडिस, है ना, फीमेल एडिस मच्छर जब काटते हैं तो लोगों में वो डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। अब जो डेंगू जैसी बीमारी होती है तो बच्चों सबसे पहले वो क्या करती है, प्लेटलेट्स को ही घटा देती है। और प्लेटलेट्स को घटा दी तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अब उसको ब्लड को धक्का बनने में उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, है ना बच्चों। तो डेंगू जैसी बीमारी सबसे पहले आपको प्लेटलेट, बच्चों यहां तक हमने चीजें समझ लिया कि ये क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। बच्चों एक बार भी इस चीजों को फिर से रिकैप कर लेते हैं बच्चों। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा लिक्विड, ये ब्लड को लिक्विड के फॉर्म में रखने के लिए जिम्मेदार है कि ब्लड जो हमारे शरीर में तैरते रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में तैरता है। ये क्यों तैरता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% तक क्या होता है, पानी होता है। प्लाज्मा में ही सारा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स घूमते रहती है। इसके अतिरिक्त और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और यूरिया है, ये सारे के सारे प्लाज्मा में ही घूमते रहते हैं। और जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उस चीजों को अवशोषित यहीं से कर लिया जाता है। बच्चों रेड ब्लड सेल, दूसरा चीज है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये इसका रंग लाल होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, तो हेमोग्लोबिन के पास मतलब ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का, संयोजन करने की क्षमता होती है, जो संयोजन करके अपने मिला लेता है। और जहां जिस जिस सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहां पर उसको छोड़ के आ जाती है, और वहां से बने कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने साथ संभाल लेती है, फिर ये जाकर के लंग्स में छोड़ देती है, और लंग्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। उसके बाद बच्चों रेड ब्लड सेल में कोई भी केंद्रक मौजूद नहीं होता है ना, क्योंकि ये बार बार बनता है, बार बार मरता है, बनता है। और ये बनता कहां पे है बच्चों, तो बनता है अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल कहां बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। और मरता कहां पे है, तो यकृत में और प्लीहा में। इसलिए इसे कब्र भी आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। और लेक ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर एनीमिया, लेक ऑफ हेमोग्लोबिन हो जाए तो एनीमिया जैसी बीमारी सामने आ जाती है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, उसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये क्या करता है, मुख्यतः जो बीमारी कारक है ना रोग। बच्चों अब हम पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, है ना। व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं बच्चों। ये कई बार वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है, ल्यूकोसाइट्स मतलब इसका दूसरा नाम क्या है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है कि इन्फेक्शंस और जो डिजीज मतलब कॉजेज जो बैक्टीरिया होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे लड़ना। डिजीज कॉजेज जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म होती है उससे लड़ना और उससे हमें प्रोटेस्ट करना, है ना। तो डब्ल्यूबीसी मैन्युफैक्चर्स एंटीबॉडीज। क्यों डब्ल्यूबीसी क्या करती है बच्चों, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और एंटीबॉडीज क्या होता है, तो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी जिसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यूनिटी रहती है वो क्या करता है, वो कोई बीमारी, अगर कोई दूसरे बीमारी कारक, अगर जीवाणु या बीमारी कारक कोई वायरस या कोई फंगस आ
जाती है तो उससे हमारा शरीर लड़ता है ना, और लड़ करके उसे या तो मार देता है या उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए हमारे शरीर में WBC का होना जरूरी है। और ये क्या करती है, तो एंटीबॉडीज तैयार करती है, और एंटीबॉडीज तैयार करने से क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड्स में जिस व्यक्तियों के अंदर इम्यूनिटी की कमी होती थी वो क्या होता था, बहुत जल्दी ही कोरोना उसको प्रभावित कर देती थी और उसे किल कर देती थी, है ना बच्चों। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, तो WBC का उसका इस्तेमाल होता है। WBC क्या करती है, इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे शरीर को ये क्या करती है, सुरक्षा पहुंचाती है ना। तो सुरक्षा पहुंचाते किन चीजों से, तो जर्म से हो गया, है ना, रोग कारक जितने भी सूक्ष्म जीव है उससे सुरक्षा पहुंचाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, WBC इज आल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का ये क्या है, सैनिक है। WBC को हम क्या कहते हैं, सैनिक। हमारे शरीर को सैनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को सुरक्षा पहुंचाती है ना। और इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अमीबा की तरह है, इसके पास कोई फिक्स नहीं होता शेप, जबकि रेड ब्लड सेल का शेप फिक्स है, ये ओवल्स होता है ना, ओवल। अगर आपको ये ब्लड के बारे में समझ में आ गई होगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, ये ब्लड कैसे कैसे किस हिस्सों से होकर के कहां कहां गुजरता है, उस पार्ट्स को हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर में आ सकते हैं। सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, है ना बच्चों, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाती है। उस चीजों को हम, उस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे, हैव अ नाइस डे।